हाल में चैप्टर 22 मनुष्य का पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखो पाचन की क्रिया में क्या होता है, हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ जटिल अवस्था में होते हैं। जटिल अवस्था में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। देखो जटिल भोज्य पदार्थ जो है, जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा किसमें बदला जाता है, इनको सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। किस क्रिया के द्वारा? यहाँ पर देखो हमारे शरीर में एंजाइमेटिक क्रिया होती है। एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो हमारे शरीर में जो एंजाइमेटिक क्रिया होती है, इसमें एंजाइम भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? एंजाइम भाग लेते हैं। एंजाइम हमारे देखो एंजाइम के द्वारा जो भोजन का पाचन होता है, कहाँ कहाँ पर होता है शरीर के अंदर? देखो मुंह के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद आमाशय में होता है, आमाशय के बाद आंत के अंदर होता है, मुंह के अंदर, आमाशय के अंदर और आंत के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो एंजाइम के द्वारा होता है। अब देखो मुंह के अंदर अलग एंजाइम होते हैं, एंजाइम आमाशय में अलग होते हैं, आंत के अंदर अलग एंजाइम होते हैं। तो एंजाइमों के द्वारा हमारे जो भोजन में जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो जो भोजन का पाचन होता है, पाचन किस प्रकार, पाचन की क्रिया 5 पदों में पूर्ण होती है। कौन कौन से? देखो सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि मनुष्य भोजन को हाथों के द्वारा किसमें रखता है? मुख में रखता है। मुख में जैसे ही भोजन जाता है, हमारे दांतों के द्वारा भोजन को क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जैसे ही भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है, मुख गुहा में एक एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। अब देखो एमाइलेज एंजाइम किसके अंदर होता है? हमारी जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि के द्वारा जो लार का स्राव होता है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब देखो भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया, भोजन कहाँ पर आ गया? मुख के अंदर। दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब भोजन का अंतर्ग्रहण होने के बाद भोजन का पाचन, दूसरा पद अपना पाचन, ठीक है। पाचन की जो संपूर्ण क्रिया है वो आंत के अंदर पूरी होती है, यानी कि संपूर्ण भोजन का जो पाचन होता है वो आंत में हो जाता है, ठीक है। अब देखो भोजन का पाचन होने के बाद तीसरा पद है हमारा अवशोषण। भोजन का पाचन होने के बाद भोजन में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका क्या क्या आता है? अवशोषण किया आता है। अवशोषण होने के बाद अब देखो अवशोषण की जो क्रिया होती है ये कहाँ पर होती है? आंत में होती है। आंत में क्या पाते हैं? आंत की जो भित्ति है, ये हमारी जो आंत है इसकी भित्ति है, इसमें अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है। ये इस प्रकार से अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है। ये उभार क्या करते हैं? जो अवशोषण की सतह है उस सतह के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं। अब ये जो अंगुलीनुमा उभार है इनको रसानुकूल के नाम से जाना जाता है। ये रसानुकूल क्या करते हैं? जो अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण जो भोजन में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, विटामिन है,
खनिज लवण है, इनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। अब देखो भोज्य पदार्थों का अवशोषण होने के बाद ये भोज्य पदार्थ अवशोषित होने के बाद कोशिका के अंदर चले आते हैं। कोशिका के अंदर जाने के बाद हमारी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण क्या आता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से देखो भोज्य पदार्थों का अवशोषण होने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, ऊर्जा उत्पन्न होने की जो क्रिया है वो है हमारी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की क्रिया के दौरान किसका निर्माण किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब देखो भोज्य पदार्थों में से अवशोषण की क्रिया के बाद कुछ ऐसे पदार्थ शेष रह जाते हैं जिनका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। जो भोज्य पदार्थ पचित नहीं होते हैं उनको उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा गुदा द्वार के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखो हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो 5 पदों में पूर्ण होती है। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। तो ये तो हो गया हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो 5 पदों में पूर्ण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं। देखो पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र में एक तो आती है हमारी आहार नाली, दूसरी आती है हमारी पाचक ग्रंथियां। देखो आहार नाल सबसे पहले हम आहार नाल लेते हैं। आहार नाल के अलग अलग भाग है। और कौन से भाग है, पहला देखो सबसे पहले मुख, इसके बाद दूसरा मुख गुहा, तीसरा रश्मि, चौथा भाग है हमारा आमाशय। इसके बाद आमाशय के बाद आती है आंत। अब देखो आंत जो है, छोटी आंत, और बड़ी आंत, दो होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो पाचक ग्रंथियों में फर्स्ट है लार ग्रंथि, इसके बाद सेकंड है अग्नाशय ग्रंथि, और थर्ड है यकृत। तो इनसे मिलकर इसका निर्माण होता है, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। पाचन तंत्र देखो दो पार्ट है इसके, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में देखो मुख, जब भी हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तो भोजन को कहाँ पर रखा जाता है, मुख के द्वारा मुख गुहा में प्रवेश कराया जाता है। अब देखो जैसे ही भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है, मुख गुहा में जैसे भोजन प्रवेश करता है तो हमारे मुख के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है। ये लार ग्रंथि क्या करती है, लार का स्त्रवण करती है। लार का स्त्रवण जो होता है, लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन में देखो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम, ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो भोजन का पाचन जो स्टार्ट होता है, प्रारंभ भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से हो जाती है, मुख गुहा से होती है।
और भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में जाकर पूर्ण होता है। यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मुख द्वार में भोजन आता है, मुख द्वार में भोजन आने के बाद ग्रसनी के द्वारा भोजन कहाँ पर जाता है? आमाशय में चला जाता है। ठीक है, आमाशय में जैसे ही भोजन एंटर होता है, जैसे ही एंटर होता है तो आमाशय की जो जठर ग्रंथियां है, अब देखो जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है। और जठर रस का जो स्राव होता है, जठर रस में क्या होता है? वो HCl होता है, म्यूकस होता है और पैप्सिन होता है। ये तीन पदार्थ होते हैं। HCl, जैसे भोजन आमाशय के अंदर एंटर होता है तो HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद हमारे भोजन में अगर कुछ बैक्टीरिया आते हैं तो वो बैक्टीरिया HCl के प्रभाव के कारण जैसे आमाशय में आते हैं तो वो HCl क्या करता है? उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके बाद अलग देखो म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? हमारा जो अगर आमाशय के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी कब होती है? HCl अधिक मात्रा में इसका जो आता है उससे क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। अब देखो एसिडिटी होने के कारण क्या होता है? हमारा जो आमाशय है, आमाशय जो आकृति का होता है, ये हमारा आमाशय है। ये यहाँ पर दो कपाट होते हैं, ये कार्डियक कपाट है और ये पाइलोरिक कपाट, ये दो कपाट होते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो भित्ति है, ये आमाशय की भित्ति है। अगर आमाशय के अंदर HCl ज्यादा मात्रा में रहता है तो एसिड हो जाती है। अगर ये यहाँ पर जठर ग्रंथियां जो है अगर म्यूकस का स्राव नहीं करती है तो आमाशय की भित्ति में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं छाले पड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होने लग जाती है? हमारे एसिड हो जाती है, एसिड होने के बाद पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो म्यूकस क्या करता है? HCl के हानिकारक प्रभाव से आमाशय की भित्ति को बचाने का काम करता है। इसके अलावा देखो पैप्सिन हमारे आमाशय के अंदर क्या करता है? प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करता है? पैक्टोज और प्रोटियोज में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से देखो आमाशय में भोजन का पाचन होता है। आमाशय में जैसे भोजन का पाचन हो जाता है तो ये आंत में प्रवेश करता है। आंत में जैसे प्रवेश करता है तो आंत में दो भाग है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन आता है, छोटी आंत में भोजन जैसे ही प्रवेश करता है तो यहाँ पर छोटी आंत के जो भित्ति है उसके द्वारा एंजाइमों का स्राव किया जाता है और एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर यकृत, पाचक ग्रंथियों में तीसरी ग्रंथि हमारी यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका भी भोजन के पाचन में मुख्य योगदान होता है। ये क्या करता है? यकृत पित्तरस का स्राव करता है और पित्तरस पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। ये पित्तरस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। कौन सा माध्यम प्रदान करता है? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। यहाँ पर देखो आमाशय में HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा था और पित्तरस जो है ये छोटी आंत में जैसे भोजन प्रवेश करता है तो भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदलने का काम कौन करता है? पित्तरस करता है। ठीक है, तो ये था देखो अपने पाचन तंत्र के काम। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक भाग लेंगे। सबसे पहले हम मुख लेंगे।
उसके बाद मुख हुआ, ग्रसनी, आमाशय, आंत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर मुख। सबसे पहले मुख जो है ये हमारा जो सिर है, सिर की अधर सतह पर पाया जाता है। ये सिर है, सिर की अधर सतह पर पाया जाता है। यहाँ पर तो मुख में हमारे दो होते हैं, ऊपरी और निचला ओर। ठीक है, अब देखो अपर लिप और लोअर लिप। हमारा जो होंठ होते हैं, होंठ के बाहरी भाग पर सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो ये सीबेशियस ग्रंथियां क्या करती है? जल जैसे तरल पदार्थ का इस्तेमाल करती है। इसका इस्तेमाल करती है, जल जैसे तरल पदार्थ का इस्तेमाल करती है। और होंठ के बाहरी ओर की जो त्वचा है, बाहरी ओर की त्वचा पर क्या पाई जाती है? सीरस ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां? सीरस ग्रंथियां पाई जाती है। ये सीरस ग्रंथियां भी किसका इस्तेमाल करती है? जल जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण हमारे होंठ जो है मुलायम बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा भाग है हमारा मुख गुहा। देखो मुख के अंदर की ओर एक गुहा पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। हमारी जो मुख गुहा है, मुख के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं? देखो हमारे दांत जो है मुख के अंदर होते हैं। जीभ भी किसके अंदर होती है? मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। अब देखो मुख गुहा हमारे गालों के द्वारा जुड़ी होती है। गालों के बीच और दांतों के बीच में जो स्थान होता है वो वेस्टिब्यूल के नाम से जाना जाता है। इसके नाम क्या आता है? वेस्टिब्यूल के नाम से जाना जाता है। ये वेस्टिब्यूल यानी कि गुहा का नाम है, वेस्टिब्यूल के नाम से जाना जाता है। अगर तो मुख गुहा में जो दांत है, जीभ है, हमारे दोनों की स्ट्रक्चर कोर्स में है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर दांत। दांत देखो दांत जो है हमारे मुख गुहा के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर हमारे मुख के अंदर जो बिल्कुल फ्रंट वाले जो दांत होते हैं, ये इंसाइजर है। जैसे ये हमारी ये वाले इंसाइजर होते हैं, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर दांत। अब देखो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये जो दांत है मनुष्य में कितने दांत होते हैं? वयस्क जो होता है उसमें कितने पाए जाते हैं? 32 होते हैं। और जो 17 वर्ष का है उसके अंदर 28 दांत पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो अगर हम दंत सूत्र की बात करें तो हमारे जो जबड़े हैं उनमें कितने दांत होते हैं? देखो दंत सूत्र जो है, दंत सूत्र होगा हमारा 21
यहाँ पर 32 कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये काटना नहीं है, ये 8 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 निचले जबड़े में, 16 ऊपरी जबड़े में पाएगा। यानी कि अब यहाँ पर रखो, ये 2 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, ये हमारा ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है। यहाँ पर ये जो संख्या दिख रही है हमें, ये जो 8 है, इनको टोटल करते हैं तो 8 आते हैं। तो यहाँ पर ये अर्धांश कर दिया अपन ने, ये अर्धांश इधर का, एक अर्धांश इधर का, यानी कि ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा। यहाँ पर इस वाले भाग में इधर कितने दांत है हमारे, 8 दांत है, इधर भी कितने दांत है, 8 दांत। इधर नीचे वाले जबड़े में भी 8 है, इधर वाले में भी 8 दांत। अब यहाँ पर देखो 8 दांत जो है, इधर हमने यहाँ पर अर्धांश पे रखा है, इसलिए अर्धांश यहाँ पर 2 पार्ट है, इसलिए हमने किससे गुणा कर रखा है, 2 से गुणा कर रखा है। तो ये देखो कितने दांत होते हैं, ये टोटल 32 दांत होते हैं और इसको किस नाम से आता है, दंत सूत्र के नाम से। अब यहाँ पर देखो ये इंसाइजर है, ये कहना है, ये प्रीमोलर और ये मोलर, यानी कि ये वाले जो दांत हैं ये स्थायी दांत माने गए हैं। स्थायी दांत कहा है।